मैं दिल्ली हूँ। मैंने देखा कि किस तरह चकोरी ने चंद्रवरदाई के प्राण बचाए, मगर फिर भी चंद्रवरदाई ने चकोरी का अपराध क्षमा नहीं किया। चकोरी महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामने गई और उसने स्वीकार किया कि वो कन्नौज की गुप्तचर है और बदले में उसने मांगा एक विष का प्याला। महाराज पृथ्वीराज ने उसे विष का प्याला तो दिया, मगर चकोरी को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि वो विष नहीं था। महाराज पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर दिया, ये कहकर कि उनके राज्य में स्त्री को दंड नहीं दिया जाता, उसकी पूजा होती है। चकोरी वापस आई चंद्रवरदाई के पास और सैनिक राजकमल को पकड़कर पृथ्वीराज के सामने ले आए। चंद्रवरदाई हैरान थे, मगर महाराज पृथ्वीराज ने कहा कि अब चकोरी अनंगपुर की गुप्तचर है। अब चकोरी कन्नौज में अनंगपुर के गुप्तचर के रूप में रहेगी। महाराज अनंगपाल ने चंद्रवरदाई को अपना दूसरा पुत्र मान लिया और इधर पृथ्वीराज मिले मीर हसन और चित्ररेखा से और उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि मीर हसन के भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने मीर हसन और चित्ररेखा की मौत का फरमान जारी किया है। और मैं ये सोच रही थी कि क्या भाई ऐसे भी होते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं मीर हसन कि तुम्हारे ही भाई ने तुम्हारे विरुद्ध मौत का आदेश क्यों जारी किया था? महाराज, जब हमारे भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने सिंध पर हमला करके उस पर फतेह हासिल कर ली, तब उनकी नजर चित्ररेखा पर पड़ी। लेकिन चित्ररेखा तो हमसे मोहब्बत करने लगी थी। इस बात का इल्म जब हमारे भाई को हुआ तो उन्होंने हम दोनों की मौत का फरमान जारी कर दिया और इसी खौफ से हमें सिंध छोड़ना पड़ा। हम दोनों किसी महफूज जगह की तलाश में थे महाराज, और तब चित्ररेखा ने हमें आपकी सल्तनत में पनाह लेने की सलाह दी। यह सुनकर तो हमारा खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया। चित्ररेखा ने आपकी तारीफ तो बहुत की थी महाराज, पर हमें यकीन नहीं आया था। लेकिन आपको देखने और आपसे मिलने के बाद हमें अपना नजरिया बदलना पड़ा। यहां आकर हमने जिंदगी का एक नया रुख, एक नया पहलू देखा। हमने देखा मोहब्बत, इखलाक, हमदर्दी, मेहमान नवाजी और खिदमत खल्क का एक नया अंदाज। वरना महाराज, इससे पहले तो हम जुल्म, तशद्दुद, वहशत, लूटमार और कत्लो गारत को ही जिंदगी समझा करते थे। आपने हमें जिंदगी के सही मायने समझा दिए महाराज। वरना गैरों के साथ ऐसा सुलूक हमने तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। आप तो हमारे अतिथि हैं मीर हसन, और हमारे यहां कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान समान होते हैं। लेकिन महाराज, आपने हमारे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। देवी, अगर मेहमान भगवान समान होता है तो उसकी आवभगत की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, उससे सवाल नहीं किया जाता। आप दोनों इस समय पृथ्वीराज चौहान की पनाह में हैं। आप यहां निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए, निसंकोच रहिए। मरहबा, सद मरहबा। वाकई जमाना किसी की तारीफ यूं ही नहीं किया करता। काश यही बात हमारे भाई शहाबुद्दीन गौरी की समझ में भी आ जाती।
कि मुल्कों को फतेह करने वाला फातेह नहीं होता, जो दिलों को फतेह करता है वही फातेह जमाना कहलाता है। महाराज, इस वक्त हमारे भाई के दिमाग में मुल्कों को फतेह करने का जुनून समाया हुआ है। उन्होंने सिंध पर फतेह हासिल करने के बाद अब मुल्तान पर भी फतेह हासिल कर ली है, और मुल्तान के इस्माइलियों ने उनके सामने अपनी शिकस्त कबूल भी कर ली है। और अब मेरे भाई के कदम लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। रहम कीजिए सुल्तान, रहम कीजिए सुल्तान, मुझ पे रहम कीजिए, रहम कीजिए सुल्तान, मुझ पे रहम कीजिए, मेरी जिंदगी मुझे बख्श दीजिए सुल्तान, बख्श दीजिए, मुझ पे रहम कीजिए सुल्तान, 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 मुझ पे रहम और तुम पर मलिक खुसरो हरगिज नहीं। तुम हमारे खानदानी दुश्मन महमूद गजनवी के खानदान के आखिरी चिराग हो। सुल्तान, इस दुश्मनी को भूल जाइए, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर क्या तुम भूल गए उस दुश्मनी को? हमें मिटाने की आरज़ू लेकर तुम हमारे जानी दुश्मन गख्खरों से जा मिले जो हमारे खून के प्यासे हैं। क्या सोचा था तुमने कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तलवार जंग खा चुकी है, उसकी मर्दानगी ने दम तोड़ दिया है? अगर तुम हमसे गद्दारी ना करते तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श देते, मगर अब नहीं, अब नहीं खुसरो। नहीं सुल्तान, मलिक खुसरो। सुल्तान, मेरा सब कुछ मुझसे ले लीजिए, मैं लाहौर की अमलदारी भी आपको सौंप देता हूँ, पर मुझे बख्श दीजिए सुल्तान। कमजोर कमीने बुज़दिल, तू क्या लाहौर की अमलदारी हमारे हवाले करेगा? हमने अपनी कुव्वत बाजू से लाहौर पर फतेह पाई है और अब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का परचम लहरा रहा है। अब तू लाहौर का सुल्तान नहीं, हमारा कैदी है, हमारा मुजरिम है। सुल्तान, इस खानदानी दुश्मनी को खुदा के लिए जमीन में दफना दीजिए, इससे पहले भी बहुत खून खराबा हो चुका है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। खून बहाने की शुरुआत तुम्हारे खानदान ने की थी, इतना खून बहाया तुम्हारे बाप दादों ने कि गजनी की जमीन सुर्ख हो गई, मगर कोई रहम नहीं खाया तुम्हारे खानदान वालों ने। फिर हमारे बुजुर्ग
अलाउद्दीन जासूस ने उस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया तुम्हारे खानदान से। तारीख गवाह है इस बात की कि हमने गजनवियों की लाशें कब्र से निकाल निकाल कर आग के हवाले कर दी और उनकी राख को ठोकरों से उड़ा दिया। खुसरो, हमने कसम खाई है नहीं सुल्तान, कि हम गजनवियों के खानदान का वजूद नहीं सुल्तान, इस दुनिया से मिटा देंगे। नहीं अब वो सुल्तान, वक्त आ गया है। हाँ नहीं सुल्तान। हाँ हमने गजनवी खानदान के ताबूत में आज आखिरी कील ठोक दी है। हमने सफेद हस्ती से इस खानदान का नामो निशान मिटा दिया है। महाराज, क्या यह सत्य है कि आपने मीर हसन और चित्ररेखा को शरण देने का निर्णय लिया है? हाँ, यह सत्य है। नहीं महाराज, ये संभव नहीं है। हम सब सामंत इसका विरोध करते हैं। आपने एक अज्ञात लड़की और एक तुर्क को शरण देकर हमारे सारे क्षेत्र की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। उन्हें शरण देने से पहले महाराज, हमें ये जरूर एक बार सोचना चाहिए था कि हम जिन्हें शरण दे रहे हैं कहीं वो शरणागत के वेश में शत्रु के गुप्तचर तो नहीं है जो हमारी सैन्य शक्ति का भेद लेने आए हैं। महाराज, ये आक्रमणकारी हैं, यमन हैं, बाहर से आए हुए लुटेरे हैं महाराज। बंद कीजिए अपना यह अनर्गल प्रलाप, बंद कीजिए। ये सारी बातें मैं उन राजपूत सूरमाओं के मुंह से सुन रहा हूं जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी तलवार से शत्रुओं की बढ़ती हुई आंधी का मुंह मोड़ दिया है। उन राजपूत सूरमाओं के मुंह से सुन रहा हूं। क्या आप सब ये कहना चाहते हैं कि शरणागत मीर हसन और चित्ररेखा केवल ये दो प्राणी पृथ्वीराज के इतने बड़े राज्य, उसके इतने बड़े बड़े सूरमा, उसकी विशाल रक्षा वाहिनी से भी बड़े वीर हैं जिनसे हमारे सामंतों को भय लग रहा है? वाह! क्या आप लोगों ने क्षत्रियों के बारे में वो बात नहीं सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो मैं सुनाता हूं आपको कि 12 साल तक कुत्ता जीता है, 16 साल तक गीदड़ जीता है, और अगर एक क्षत्रिय 18 साल से ज्यादा जीता है तो उसके जीने पर धिक्कार है, धिक्कार है उसके जीने। जिन क्षत्रियों के बारे में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं वो अपने राज्य में आए शरणागत अतिथियों के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज, आइए मीर हसन, आइए। महाराज, मैं जुल्म के घर से बगावत करके निकला था और आपके पास यह उम्मीद लेकर आया था कि आपने तो शुरू से ही जुल्म के खिलाफ ही अपनी तलवार उठाई। महाराज, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं कि आप इस आंधी को रोक दीजिए, क्योंकि जुल्म का यह सैलाब गजनी से निकला था और अब लाहौर तक आ पहुंचा है। और अगर इस सैलाब को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो यह पूरे इलाके में तबाही और बर्बादी फैला देगा। महाराज, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मेरा भाई है। महाराज, वो इस मासूम औरत की इज्जत और आबरू के साथ खेलना चाहता था, और ये औरत
मेरे लिए सिर्फ एक औरत नहीं है महाराज, बल्कि सिंध की अमानत की शक्ल में मेरे पास महफूज है। और इस अमानत की हिफाजत मैं अपनी जान देकर भी करूंगा। ये एक औरत है महाराज, जिसकी अजमत के बारे में हमारा मजहब कहता है कि बिला शक औरत कायनात का सबसे अजीम तोहफा है। महाराज, अल्लाह ताला ने जब औरत को पैदा किया तब उसने कहा कि हमने इसमें फूलों की खुशबू और नजाकत, शबनम की सी नमी, शहद की मिठास, आफताब की गर्मी, शम्मा का नूर, समंदर की गहराई और वफा की बुलंदी समोती है। इस मासूम पर जुल्म होते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर सका महाराज। मेरे जमीर ने मुझे आवाज दी, मेरी गैरत ने मुझे ललकारा और मैंने अपने ही भाई के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया महाराज। अपने उस भाई के खिलाफ जिसका नाम है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो अपनी हुकूमत कायम करने के ख्वाब को पूरा करने के लिए लाशों के ढेर लगाता हुआ गजनी से अब लाहौर तक आ पहुंचा। महाराज, मैं तो यह सोचकर आपकी सल्तनत में आया था कि यहां मुझे और चित्ररेखा को, जिसकी इज्जत खतरे में है, यहां पनाह मिलेगी। मैंने तो यह भी सुना था महाराज कि पनाह देना तो आपकी रिवायत है, आपकी तहजीब है। महाराज, मीर हसन सच कह रहे हैं। मैंने भी इन्हें आर्यों की परंपरा के बारे में बताया था। मैंने इन्हें यह भी बताया था कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन रावण के भाई विभीषण को पनाह दी थी। किंतु यहाँ तो मीर हसन आपके नहीं बल्कि अपने सगे भाई के शत्रु हैं। महाराज, यदि हमारे यहाँ आने से विद्रोह के स्वर गूंजने लगे हैं, मतभेद का बीज पड़ने लगा है, नफरत और घृणा का वातावरण उत्पन्न होने लगा है, तो हम यहां से चले जाएंगे। हम अपने प्राण बचाने के लिए आपको संकट में नहीं डालना चाहते। नहीं देवी, नहीं। जिस परंपरा का आपने उदाहरण दिया है उसे निभाने के लिए तो आज तक अनगिनत सर कट चुके हैं, और वो परंपरा आज भी निभाई जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना देवी कि अतिथि तो हमारे लिए भगवान समान होता है, और मेरा कोई भी मित्र, सगा संबंधी अगर मेरे भगवान को मेरे घर से निकालने का प्रयास करेगा तो उसे यहां से खुद निकल जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रवरदाई। महाराज, आप एक ऐसे तुर्क सरदार का पक्ष ले रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आप केवल परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपने विश्वास पात्रों से चले जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, हाँ। और जो व्यक्ति इस देश की मर्यादा, इस देश के सम्मान और इस देश की महान नीतियों का पालन नहीं करना चाहता, वो पृथ्वीराज चौहान का मित्र नहीं हो सकता। मैंने मीर हसन और चित्ररेखा को शरण देने का वचन दिया है, वचन, और अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं इस वचन को निभाऊंगा। और जो मेरे इस वचन का विरोध करते हैं, मैं उनसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि वो चाहे तो इसी समय मेरा साथ छोड़कर चले जाएं यहां से। तो ठीक है महाराज, अगर आपकी दृष्टि में हमारे लिए यवन जितना भी सम्मान नहीं है तो हम अभी आपके दरबार को छोड़ जाने के लिए विवश हैं। सामंतो, आप में से जो भी मेरे साथ चलना चाहे चल सकता है। हम चलने को तैयार हैं। चलो। रुक जाओ। महाराज, मैं इन विद्रोहियों में से एक को भी जीवित नहीं जाने दूंगा। इन्होंने आपका अपमान किया है, आपके वचन का अपमान किया है। महाराज भवानी सिंह, अपनी मर्यादा का पालन करो। महाराज, इन्हें यहां से मत जाने दीजिए, इन्हें रोक लीजिए महाराज। नहीं मीर हसन, नहीं जाने दीजिए इन्हें। आप लोग जा सकते हैं।
मित्र मीर हसन, आप स्थान ग्रहण करें और देवी आप भी स्थान ग्रहण करें और मेरी आर्य परंपरा का निर्वाह करने में मुझे सहयोग दें। महाराज पृथ्वीराज चौहान, आपकी परंपरा काबिल फख्र है। मैं आपको और आपकी आर्य परंपरा को झुककर सलाम करता हूं। स्थान ग्रहण करें। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा संकट के समय होती है। जो चले गए वो ये सिद्ध करके गए हैं कि वो मित्र नहीं थे, उनकी सोच गलत थी। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये शत्रु हैं और शरणागत के रूप में आए हैं, हम फिर भी इन्हें स्वीकार करेंगे। हां, हम इन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम तो उनमें से हैं जो पत्थर में भी भगवान का रूप देखते हैं। ये तो जीते जागते मानव हैं। मित्र मीर हसन, आज से आपका दर्जा इस दरबार में एक सामंत का होगा। सामंत का। मेरे आका सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का रुतबा बुलंद हो। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी आका की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। कुतुबुद्दीन, तुम्हारे नाम के साथ गुलाम लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी जानिसारी और तुम्हारी वफादारी के एवज हमने तुम्हें गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया। अब तुम हमारे गुलाम नहीं हो। मेरे आका के करम नवाजिश, बख्शिश और एहसानों के बोझ से मेरा सर और मेरी आंखें मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि मैं इन्हें आपके सामने उठाने की जुर्रत भी कर सकूं। मैंने ताउम्र आपका गुलाम रहने की कसम खाई है। खुदा के लिए मुझसे मेरा ये हक ना छीनिए। कुतुबुद्दीन, खुदा बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है। गुलाम होने के बावजूद तुमने जो रिश्ता बनाया है वो तो शायद कोई सगा भाई भी नहीं बना पाएगा, और उसकी जीती जागती मिसाल तुम्हारे सामने है। मीर हसन के रगों में भी वही खून है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। वो हकीकी भाई है हमारा, लेकिन जिस तरह से उसने हमारी पीठ में खंजर खोपा, जिस तरह से उसने हमारी मोहब्बत को हमसे छीनने की गुस्ताखी की, क्या तुम नहीं जानते कि फतेह सिंध ने हमें इनाम में वो नायब हीरा दिया था, वो रक्का साहब, वो पैकरे हुस्न जिसका नाम चित्ररेखा है और जिसे हमने अपने दिल के आईने में सजाया था, लेकिन मीर हसन ने उसे हमारे खिलाफ वर्गलाया और उसे लेकर फरार हो गया। मेरे आका, मैं उन दोनों की खबर लेकर ही आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। क्या खबर लेकर आए हो कुतुबुद्दीन? क्या उन दोनों को कत्ल कर दिया गया? हमने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि उन दोनों की गर्दनें काटकर हमारे हुजूर में पेश की जाएं। आका, आप यकीन रखें, बहुत जल्द उन दोनों के सर आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। तो क्या वो दोनों अभी तक जिंदा हैं? उन्हें तो हमारे खौफ से मर जाना चाहिए था। आपने बजा फरमाया आका, वो आपके खौफ से मर ही गए होते अगर उन्हें पनाह ना मिल जाती। क्या? किस बदनसीब ने उन्हें पनाह देने का जुर्म किया? किसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की नफरत को ललकारा? वो कौन है जिसका सर हमारे कदमों में कटने के लिए बेचैन है? क्या नाम है उस गुस्ताख का? वो सांबर का महाराजा पृथ्वीराज चौहान है आका। पृथ्वीराज चौहान? फौरन उसके पास पैगाम भेजा जाए और उसे इत्तला कर दी जाए कि अगर उसने हमारे गद्दार भाई और उस नागन रक्कासा को हमारे हवाले नहीं किया तो हम उसकी सल्तनत की बुनियादों को हिलाकर रख देंगे।
इसी वक्त पृथ्वीराज के पास हमारे सफीर को भेजा जाए। आका, पृथ्वीराज के पास आपका फरमान लेकर आपका ये गुलाम खुद जाएगा। नहीं कुतुबुद्दीन, नहीं, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हम एक गद्दार भाई और एक अदनासी रक्कासा के लिए अपने वफादार और जानिसार की कीमती जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी नजरों में तुम्हारी जिंदगी की कितनी अहमियत है? गुलाम का सर एक बार फिर आका के एहसानों से झुक गया। लेकिन आका, इस काम के लिए आपको मुझे इजाजत देनी ही पड़ेगी। कुतुबुद्दीन, हम इस जानिसारी का सबब जानना चाहते हैं। आका, मैं उस शख्स को देखना चाहता हूं जिसने आपके मुजरिमों को पनाह देने की गुस्ताखी करके अपनी मौत को दावत दी है। मैं वहां जाकर यह जायजा लेना चाहता हूं कि हमारे मुजरिमों को पनाह देने वाले की हैसियत क्या है, उसमें हिम्मत कितनी है, उसके पास ताकत कितनी है। कुतुबुद्दीन, तुम हमें सबसे ज्यादा अजीज हो। तुम्हारी जिंदगी के लिए हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। आका, क्या आपको अपने गुलाम की कुव्वत बाजू पर भरोसा नहीं रहा? आका, ये मेरी दरखास्त है आपसे, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कुतुबुद्दीन, बाखुदा हम ये फैसला अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि तुमसे टकराने वाले का सीना फौलाद का और उसकी हिम्मत किसी पहाड़ की मानीद होनी चाहिए। एक बात और कीजिए मेरे आका, मेरी वापसी तक आप उस तरफ अपनी फौजों को कूच का हुक्म नहीं देंगे। हम वादा करते हैं। खुदा हाफिज मेरे आका। खुदा हाफिज। हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। क्या बात है महाराज, किसी चिंता में हैं आप? चिंता तो जीवन का एक अंश है, इससे छुटकारा कहां। लेकिन महाराज, अब मीर हसन और चित्रलेखा का विरोध भी समाप्त हो चुका है और जिनको जाना था वो जा चुके हैं। अब आप इन बातों को मन से निकाल दीजिए। हाँ चंद्रवरदाई, इन बातों को मन से निकाल देना ही अच्छा है। मगर मित्र, ये जो राजनीति है ना, बड़ा बुरा खेल है ये। हम सोचते हैं अगर ये राजनीति ना होती तो कोई किसी का शत्रु ना होता, सब मित्र होते एक दूसरे के। महाराज, अगर ऐसा होता तो ये धरती स्वर्ग होती, मगर ऐसा होता नहीं। मेरा तो विचार है कि आप इन बातों को भूल जाइए और अपने प्रेम के बारे में सोचिए। अरे हाँ मित्र, अच्छा याद दिलाया तुमने। हम तो इस राजनीति के चक्कर में ऐसे फंसे कि राजकुमारी संयोगिता को याद करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? कन्नौज राज से महाराज जयचंद का संदेश लेकर कोई ब्राह्मण देवता पधारे हैं। कन्नौज से? ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर भेज दो। जो आज्ञा अन्नदाता। चंद्रवरदाई, यह कैसा चमत्कार है? महाराज, कहीं ये संदेशा कन्नौज की राजकुमारी की ओर से तो नहीं आया? सांभर नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय हो। प्रणाम। मैं कन्नौज राज महाराज जयचंद की ओर से, जिन्होंने राजसूर्य यज्ञ करने का संकल्प किया है, आपके लिए निमंत्रण पत्र लेकर आया हूं।
धन्यवाद। द्वारपाल, इन्हें लेकर जाओ और इनके सम्मान और आवभगत में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो आ गया अन्नदाता। आप जाएं। आइए। क्या बात है महाराज? निमंत्रण में कोई अनोखी बात है? अनोखी? अरे मित्र, उन्होंने तो अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी है इस निमंत्रण पत्र में। मगर बात क्या है? बात यह है मित्र कि महाराज जयचंद एक राजसूय यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सारे राजे महाराजे और राजकुमार इकट्ठा हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमें उन्होंने क्यों निमंत्रण दिया है कन्नौज जाने का? क्यों महाराज? आप स्वयं ही सुन लीजिए। लिखा है, सांबर नरेश पृथ्वीराज चौहान कन्नौज राज्य में राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए हमारे निमंत्रण पर अनगिनत राजे महाराजे और राजकुमार पधार रहे हैं। और आगे लिखा है, हमें ऐसा कहना है कि हमारे अतिथियों की सेवा के लिए कन्नौज में सेवकों की कमी होगी, इसलिए तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम यहां आकर हमारे अतिथियों की सेवा करो। तो अतिथियों की सेवा करने के लिए महाराज जयचंद ने हमें कन्नौज बुलाया है। महाराज, आप इतनी अपमानजनक बात पर हंस रहे हैं? हाँ मित्र, इस निमंत्रण पत्र में हमें महाराज जयचंद की मूर्खता नजर आ रही है और उसी मूर्खता पर हमें हंसी आ रही है। इस बात पर तो आपको क्रोध आना चाहिए था। नहीं चंद्रवरदाई, हमें क्रोध नहीं आ रहा है। हम महाराज जयचंद की ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं मित्र। और हां, आप भी हमारे साथ कन्नौज चलेंगे। हम? हाँ, आप चलेंगे कवि चंद्रवरदाई बनकर और हम चलेंगे आपके सेवक बनकर। क्या आप हमारे सेवक? हाँ चंद्रवरदाई, उनकी सेवा का ऐसा स्वर्ण अवसर हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन महाराज। कवि चंद्रवरदाई, कन्नौज हमारी सेवा की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी सेवा करेंगे हम महाराज जयचंद की कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएंगे।